Hello friends, today we will discuss a new topic that is known as method. What is a method? Basically there are two types of method. Methods are basically set of instructions which are written to perform any particular job. जैसे हम कई तरीके के फंक्शंस यूज़ कर चुके हैं अभी तक, जैसे mat.pow, mat.min, mat.max, ये सब क्या थे, हम यूज़ कर रहे थे. तो ये मेथड जो विच आर ऑलरेडी डिफाइंड इन द जावा लाइब्रेरी आर नोन एज लाइब्रेरी मेथड्स. तो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ मेथड. ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कह रहे थे, लाइब्रेरी मेथड्स. एंड द मेथड्स विच आर क्रिएटेड बाय द यूजर फॉर देयर own use according to their requirements, that is called user defined methods. The methods which are created by the user are termed as user defined methods or UDF. So how we will define this method? A method is a named block. मतलब कोई block होगा. A block is what? Opening and statement. Block means one or more statements written inside the opening and closing braces is called block. ए नेम्ड ब्लॉक, लेकिन अभी इस ब्लॉक का कोई नाम नहीं है, लेकिन हम फंक्शन को डिफाइन, ए नेम्ड ब्लॉक ऑफ एग्जीक्यूटेबल कोड विच इज क्रिएटेड टू अकॉम्प्लिश ए गिवन टास्क. Functions are created to decompose the large program into the small modules so that they can be easily modified or debugged. Debugging, to reduce removing the errors in the program is called debugging. It is used to reuse, मतलब आप एक फंक्शन बनाते हैं उसको बार बार यूज करना होता है. The code defined once can be used as many times required. ठीक है, अब आते हैं नेम्ड ब्लॉक. व्हाट इज अ नेम्ड ब्लॉक? मतलब अगर हमारा एक प्रोग्राम है, थोड़ी देर के लिए मैं एक छोटा सा सैम्पल प्रोग्राम लिख रहा हूँ, क्लास टेस्ट. इसको ध्यान से देखिएगा. यहाँ पे हमने एक यूनिट बनाया ए. इसको ये एक्चुअली वैसा है नहीं, और जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक लूप, एक ब्लॉक बनाया है जिसमें हम 1 से लेकर 10 तक सारी वैल्यूज़ को प्रिंट करेंगे. दिस इज द एंड ऑफ, ये हमारा प्रोग्राम चल रहा है. इसमें हमने एक ब्लॉक बना दिया, उस ब्लॉक का नाम दिया ए. अब हमने अपना प्रोग्राम बनाया. अब अगर हमें 1 से 10 एक बार प्रिंट करना होगा तो कहा गया ना, ए नेम्ड ब्लॉक contains the executable code which is created to accomplish the given task. मान लीजिए हमें प्रोग्राम में 10 times 1 to 10 प्रिंट करना था. ठीक है, तो हमने क्या किया, अब हम इस प्रोग्राम में हमने क्या बना रखा है, एक ब्लॉक बना रखा है जिसका नाम क्या है, ए. तो हम नेम्ड ब्लॉक, तो हम क्या करेंगे, और ये ब्लॉक ए क्या कर रहा है, 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कर रहा है. ठीक है, तो हमने क्या किया, ब्लॉक कॉलिंग, इसको कॉल कर देता है. तो क्या हो गया, ये क्या करेगा, ये एक बार में, ये जो ब्लॉक है ए, ये क्या करेगा, एक बार में 1 से 10 एग्जीक्यूट कर रहा है. अगर हम 1 से 10 और चाहिए तो हम फिर से क्या करेंगे, फिर ए को कॉल करेंगे, फिर तीसरी बार चाहिए तो जितनी बार भी चाहिए. तो अभी तो ये केवल एक डेमो था, तो इसमें हमने दिखाया कि कोड बनाते कैसे और उसको यूज़ कैसे करते हैं. इसको यूज़ करने के लिए अभी एक तो मेथड्स और चाहिए होंगे, एक दो रिक्वायरमेंट्स और फुलफिल करनी होंगी, जिसको कि वी विल डिस्कस लेटर, अगले प्रोग्राम इलस्ट्रेशन में देखेंगे. तो अभी हमने बेसिकली इस फंक्शन प्रोग्राम में क्या किया, एक ब्लॉक बनाया जिसका नाम दिया ए. ठीक है, जो क्या कर रहा है, 1 से 10 तक प्रिंट कर रहा है, और 1 से 10 तक प्रिंट हमें 4 टाइम्स 1 to 10 प्रिंट करने थे. तो हमने 4 टाइम्स इसको कॉल कर लिया. एक बार कॉल किया तो 1 to 10 आ गया, दूसरी बार कॉल किया तो फिर 1 to 10 आ गया. तो जितनी बार भी हम इसको कॉल करेंगे 1 to 10. तो ये हमने कोड अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली किसी प्रोग्राम का एज ए पार्ट यूज़ किया होगा. ठीक है, यूज़ करेंगे. तो उसके लिए हम पहले डिसाइड कर लेते हैं किसी प्रोग्राम में ऐसा कोड जो कि मल्टी टाइम्स रिपीट हो सकता है, उसको हम फंक्शन बना देते हैं. या फिर कोई बहुत लेंदी प्रोग्राम होता है तो हम क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं और मॉड्यूल्स को एक नाम दे देते हैं. जिससे प्रोग्राम में 10 पार्ट्स बनने थे तो सबको एक नाम दे दिया 1 to 3, और उनको एक लाइन से ऑर्डर में कॉल कर दिया. इससे क्या होता है, जो एक्चुअल प्रोग्राम होता है जो यहाँ पे आप एग्जीक्यूट करते हैं, दैट इज कॉल्ड मेन, वो आपका थोड़ा सिंप्लीफाइड लगता है. अगर यहाँ पे 10 और मॉड्यूल होते हैं तो हम केवल मॉड्यूल का नाम लिखे होते हैं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग
10 टाइम्स द होल मॉड्यूल एट वन प्लेस, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उसको इजीली मैनेज भी कर सकते हैं सॉरी एक्सक्यूज मी, और उसको इजीली डिबग कर सकते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं। और ये जो हमारा बहुत लार्ज प्रोग्राम था वो थोड़े छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड हो गया, तो उसका डिवीज़न क्या करता है, उसका इम्प्रेशन बेटर कर देता है, ठीक है। एंड दिस इज़ द रियल टाइम एग्जाम्पल वी जनरली यूज फंक्शंस इन आवर रियल वर्ल्ड प्रोग्राम्स, ठीक है। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, इट इज़ यूज टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी। अब ये जो मेथड हम बनाएंगे उसको हम करेंगे यूजर डिफाइंड मेथड, क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंगली बनाएंगे और उसको मिनिमाइज, प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को मिनिमाइज कर। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं इसमें और देता हूँ। ये जैसे 1 to 10 प्रिंट कर रहा था, तो अब देखिए, अब हमने एक बार 1 to 10 लिखा, उसको 4 बार एग्जीक्यूट करा है। अदरवाइज हम क्या करते हैं, 4 टाइम्स कॉपी करते हैं, तो ये 2-2 लाइन का कोड 4 प्लेसेस पे कॉपी होता। अभी तो बहुत छोटा एग्जाम्पल है इसलिए 2 लाइन दिख रहे हैं, इसमें 10 लाइन का भी कोड हो सकता है। तो वो जो ए 10 लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा था, अगर हमें 4 टाइम्स यूज करें तो 40 लाइन्स लिखनी पड़ती। अब वो 40 लाइन लिखने की जगह पे हमने क्या लिखा, 4 टाइम्स लिखेंगे और 40 लाइन्स विल बी एग्जीक्यूटेड फॉर एवरी स्टेटमेंट, एवरी कॉल स्टेटमेंट ऑफ दैट मेथड, ठीक है। अब चलिए अब दूसरा देखते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू यूज फंक्शन, ठीक है। वेन एवर वी डिसाइड टू क्रिएट ए फंक्शन, तो सबसे पहले हम फंक्शंस के पार्ट डिसाइड करते हैं, ठीक है। इसका पहला पार्ट आता है फंक्शन डिक्लेरेशन, डेफिनेशन, और उसके बाद आता है कॉलिंग ऑफ मेथड, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ फंक्शन में हम सबसे पहले एक्सेस स्पेसिफायर देखते हैं कि एक्सेसिबिलिटी इसकी कैसी होगी, मेथड का टाइप क्या होगा, कि वो कुछ वापस भेजेगा या नहीं भेजेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिटर्न टाइप और नॉन रिटर्न टाइप, दो तरीके के होते हैं। नॉन रिटर्न टाइप, ठीक है, ठीक। तो रिटर्न टाइप और नॉन रिटर्न टाइप का क्या मतलब होता है कि ये कुछ वैल्यू देगा या नहीं देगा। तो क्योंकि हम कोई प्रोसेस करते हैं तो उसमें ये डिसाइड करते हैं कि आफ्टर प्रोसेसिंग वी विल गिव द कंक्लूजन टू द कॉलिंग पर्सन, कॉलिंग प्लेस और कॉलिंग कोड, और वी डोंट वांट टू गिव द कंक्लूजन बैक टू द, क्योंकि देखिए ये एक मेथड बनाते हैं तो इसका एक पर्टिकुलर प्लेस होगा, तो उस प्लेस से हम, क्योंकि हम इस फंक्शन को कॉल तो करेंगे ही करेंगे, तो जहाँ कॉल करेंगे वहाँ ये वैल्यू कुछ रिवर्स रेट, मतलब उसको रिटर्न करेगा या नहीं करेगा। अगर कुछ वैल्यू दे रहा है तो उसको रिटर्न टाइप बोलेंगे, अगर कोई वैल्यू नहीं दे रहा है तो उसको नॉन रिटर्न टाइप बोलते हैं। नाउ हाउ वी विल, ये डिपेंड करेगा हाउ यू आर इम्प्लीमेंटिंग द प्रोग्राम, बाय यू आर मेकिंग द प्रोग्राम यूजिंग द बाय रिटर्निंग ए वैल्यू और नॉट। अगर कोई कैलकुलेशन बेस्ड प्रोग्राम होगा तो डेफिनेटली हम जनरली वैल्यू रिटर्न कर ही देते हैं, और अगर कुछ पैटर्न्स प्रिंटिंग रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स होगा तो उसमें वैल्यू नहीं रिटर्न करते हैं जनरली। लेकिन डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, वो सिंपल प्रोग्राम में भी आपसे रिटर्न कराने को बोल सकते हो और नॉर्मल रिटर्न कराने को बोल भी सकते हो, नहीं भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है। तो अगर मेथड के आगे हमारे स्टेट, और ये हमारा मेथड का नाम होता है, जैसे हम कोई मेथड बना रहे हैं प्राइम, तो हमने लिख दिया, चेक कर रहे हैं इज प्राइम तो इज प्राइम, पावर निकाल रहे हैं तो पावर लिख देंगे। जो भी नाम हम यूजर डिफाइंड मेथड देना चाहें दैट नेम वी कैन प्रोवाइड हियर। और यहाँ पे नेम ऑफ मेथड, ठीक है, सॉरी, अब आते हैं टाइप ऑफ मेथड में। अगर ये फंक्शन इज फॉलोड विद द कीवर्ड वर्ड, तो ये इंडिकेट कर रहा है नॉन रिटर्न टाइप, ठीक, नॉन रिटर्न। अगर ये किसी तरीके की वैल्यू रिटर्न करता है, जैसे पावर रिटर्न कर रहा है, इंटीजर रिटर्न कर रहा है, डबल रिटर्न कर रहा है, कैरेक्टर रिटर्न कर रहा है, स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, या फिर कोई भी अदर डाटा टाइप रिटर्न कर रहा है, तो जिस टाइप का रिटर्न टाइप इसका स्पेसिफाइड होगा, जैसे डबल, फ्लोट, कैर, बूलियन, जिस तरीके के ये रिटर्न टाइप यहाँ पे स्पेसिफाइड होगा, ठीक है, इसके टाइप ऑफ फंक्शन में, वो उसी टाइप की वैल्यू फंक्शन रिटर्न करेगा। और ये रिटर्न स्टेटमेंट प्रोग्राम में कहीं पे भी हो सकता है, सॉरी इस फंक्शन के, और ये एंड ऑफ मॉड्यूल होगा, ठीक है।
ये पैरामीटर्स क्या होते हैं? पैरामीटर्स ऑप्शनल होते हैं। ये फंक्शन बेसिकली इस तरीके से होता है कि हमारा एक कंपनी था, हमारी एक कंपनी थी और उसके कुछ प्रोडक्शन यूनिट्स थे। तो हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल अपने कंपनी में परचेस करते हैं और प्रोडक्शन यूनिट्स में यहाँ से सप्लाई करते हैं। तो जो प्रोडक्शन यूनिट है हमारा, वो एक तरीके का हमारा फंक्शन हुआ। तो कंपनी हमारी क्या होगी, जहाँ पे हम रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं। तो इस प्रोग्राम में भी जहाँ से एक्चुअल फाइनल एग्जीक्यूशन होता है वो मेन फंक्शन ही होता है, और बाकी जितने भी फंक्शंस होते हैं वो इसके मॉड्यूल्स होते हैं। तो मेन फंक्शन में ही हम सारा एक्चुअल प्रोसेस करते हैं, मतलब इम्प्लीमेंटेशन कराते हैं। तो वहाँ पे जो भी रॉ मटेरियल जिस प्रोडक्शन यूनिट के लिए चाहिए होगा या जिस सब यूनिट के लिए चाहिए होगा, वो उस यूनिट में हम खरीद के उसको आगे फॉरवर्ड सप्लाई करते हैं। तो वो जो आगे फॉरवर्ड सप्लाई करते हैं जिस यूनिट में, तो वहाँ जो रिसीवर होता है उसको बोलते हैं पैरामीटर्स ऑफ द फंक्शंस। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होगा। पैरामीटर होते एक्चुअली ऑप्शनल है, और ये जो पूरी पहली लाइन हमने लिखी थी, एक्सेस स्पेसिफायर, मेथड टाइप, नेम ऑफ मेथड और पैरामीटर्स, ठीक है, ये पूरी लाइन को हम बोलते हैं प्रोटोटाइप ऑफ द फंक्शन। ठीक, अब इसके बाद जो भी लॉजिक लिखना होता है प्रोग्राम फंक्शन मेथड, हम वो यहाँ इस एरिया में लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद इस मेथड को कॉल करते हैं ऑब्जेक्ट के साथ, मेथड के नेम को, और उसके साथ अगर हमने वो रिसीव वेरिएबल बनाए हैं, ये पैरामीटर्स दिए, तो हमें पैरामीटर के लिए वैल्यू देनी पड़ेगी। चलिए, मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी, इसको मैं दिखाता हूँ। इस प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन बना रहे हैं। किस नाम से? वॉइड एक्सेस पे पब्लिक ही रखेंगे हमेशा मोस्टली, अभी आपकी डिटेल में नहीं जाएंगे। कैलकुलेट, इस फंक्शन का नाम क्या है? ये नॉन रिटर्न टाइप है। और ये इसका नाम हो गया। ठीक, और ये पैरामीटर a और b है। द फंक्शन void calculate टेक्स टू पैरामीटर्स a एंड b, और ये क्या कैलकुलेट कर रहा है? एक वेरिएबल है लूप। अब ये आप समझ गए होंगे, ये इस प्रोग्राम में मैं क्या कर रहा हूँ, लूप 1 से लेके b तक चल रहा है, और पावर इज इक्वल टू पावर इनटू a कैलकुलेट, और सिस्टम a पावर b इज वैल्यू आ रही है। मतलब इस फंक्शन में हमने क्या किया, दो पैरामीटर्स लिए, ठीक है, दो रॉ लिए, रॉ मटेरियल, और उन पहले का पावर a का पावर हमने b निकाल दिया, वो ये a पावर b कैलकुलेट किया। तो ये बिल्कुल नॉर्मल कोड है। अब देखिए, फंक्शन तो यही है। एक मिनट, अब मैं इसको थोड़ा हटा रहा हूँ, विजिबिलिटी। अब जैसे ये फंक्शन हमारा, देखिए ये फंक्शन है हमारा एक्चुअली, ठीक है, इट इज़ ए ब्लॉक विच हैज़ ए नेम कैलकुलेट। ओके, और ध्यान से, कुछ नया नहीं है इस फंक्शन में। फंक्शन वही चीज़ होती है जो हम नॉर्मली लिखते थे, बस उसको एक दूसरी जगह लिखते हैं और उसका एक नॉमिनेशन कर देते हैं। तो ये फंक्शन हमने बनाया void कैलकुलेट, और ये फंक्शन क्या इंडिकेट कर रहा है void से? ये नॉन रिटर्न टाइप है, मतलब कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। अगर रिटर्न कराना होगा तो हम फिर सोचेंगे कि किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करानी। और ये क्या करेगा, a पावर b कैलकुलेट करके किस में स्टोर किया है? पावर में। ये बहुत नॉर्मल फार्मूला है। पावर सिस्टम a पावर b इज, अगर मान लीजिए हमने इसका 2 दिया और 3 दिया और ये 8 दिया, तो आप कहेंगे सर इसका इस फंक्शन को क्रिएट करने क्या जरूरत है, तो हम लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं। वी आर लर्निंग हाउ वी राइट ए जनरल फंक्शन, हाउ वी कैन राइट द फंक्शंस फॉर आवर ओन रिक्वायरमेंट। किसी भी तरीके का फंक्शन लिख सकते हैं। ये एक सिंपल था कि हमें अगर फंक्शन लिखना है तो हम क्या सोचते हैं, जैसे फंक्शन में 2 पैरामीटर होंगे, और पहले का पैरामीटर फर्स्ट टू द पावर रेज करेगा सेकंड पैरामीटर, तो उस केस में हमने क्या लॉजिक लिखना है तो वही रहेगा जैसे हम लोग पहले लिखते थे। बस केवल उस यूनिट को क्रिएट, उस ब्लॉक को क्रिएट करने के लिए हमें क्या क्या प्रोसीजर करना पड़ेगा। सबसे पहले एक्सेस स्पेसिफाई पब्लिक, और ये रिटर्न करेगा कि नहीं, इसके लिए हमें void, और अगर ये फंक्शन का नाम, इसके इस मेथड, इस जो प्रोसेस होगा उसका नाम क्या है, कैलकुलेट, उसके साथ क्या क्या 2 चीज़ें आएंगी, a और b, तो वो a पावर b कैलकुलेट करेगा। अब ये तो हमारा मेथड बन गया ना, हाउ टू यूज इट। ठीक है, इसको यूज करने के लिए, जैसे हमारी क्लास का नाम सैंपल है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे ob, ठीक है, क्लास सैंपल ob इज इक्वल टू न्यू सैंपल। स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्यों? क्योंकि हमें रॉ मटेरियल चाहिए जो कि इसको भेजने हैं a और b को। ओके, तो हमने x y z
इंटर द नंबर, x में इनपुट ले लिया b। अब मतलब x टू द पावर y कैलकुलेट करेंगे, जो यहाँ ना लिख के, जिसका प्रोसेस हम यहाँ ला रहे हैं, इस एरिया में ला रहे हैं, ठीक है। तो इस एरिया में लाने के लिए हमने क्या किया, एक्स वाई लिया और ओ बी, ऑब्जेक्ट डॉट नेम ऑफ मेथड विद द वेरिएबल और वैल्यूज। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा, x कॉमा वाई, तो यहाँ पे जो भी x की वैल्यू होगी, मान लेते हैं 3, तो ये 2,3 यहाँ से यहाँ आ गया और इसकी वैल्यू कैलकुलेट होगी। अगर हम इसको एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ ऐड ऑन करते हैं, अब अगर हम लिखते हैं ओ बी डॉट कैलकुलेट 5,3, तो ये क्या करेगा, ये डायरेक्ट वैल्यू इस यहाँ पे इसमें आ जाएगी। मतलब अब ये 5,3 वाली वैल्यू x टू द पावर a टू द पावर b कैलकुलेट करके देगा, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें आती है, अब मैं अभी इसको एक एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा, डोंट वरी। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, यहाँ पे लिखा फॉर्मल पैरामीटर। अब देखिए यहाँ पे जो फंक्शन के अंदर जो हम पैरामीटर लेते हैं, जैसे ये जो बॉक्स है, जैसे इंटीजर ए बी, इसको बोलते हैं फॉर्मल, ठीक है। और जो एक्चुअली वैल्यूज हम भेज रहे हैं वो एक्स वाई से है या फिर ये 5,3 है। तो ये जो पैरामीटर होते हैं जहाँ से हम फंक्शन को कॉल करते हैं उसको बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स। और जो पैरामीटर्स फंक्शन के डेफिनेशन के अंदर जो प्रोटोटाइप में होते हैं उसको बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल पैरामीटर्स आर द ones that appears in the function definition। ये देखिए ये डेफिनेशन है फंक्शन की, ये लाइन, ये एरिया, ठीक है। और these represent the value received by the called function। ये फंक्शन यहाँ कहाँ कॉल हो रहा है, यहाँ कॉल हो रहा है, दिस इज द कॉलिंग ऑफ मेथड। These parameters a and b receives the value by the called function। और ये एक्चुअल पैरामीटर्स वो पैरामीटर्स जहाँ से हम फंक्शन को कॉल करता है, ठीक है। द पैरामीटर्स appear in the function call statement that represent the value passed to the called function is called actual parameters। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर अगले नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, डिफाइनिंग मल्टीपल फंक्शन। डिफाइनिंग ए फंक्शन इज प्राइम। अब जैसे ये एक फंक्शन है, रिटर्न टाइप मेथड हम देखते हैं, तो अगर हम वहाँ पे हमने पिछले प्रोग्राम में क्या किया था, पिछले मॉड्यूल में हमने नॉन रिटर्न टाइप यूज किया था, और अब हम क्या करना चाह रहे हैं, रिटर्न टाइप यूज करना चाह रहे हैं। तो हमने नॉन रिटर्न टाइप यूज करना था, तो हमने क्या लिखा था यहाँ पे, वॉइड, ठीक है। अब अगर हमें रिटर्न टाइप यूज करना तो हम क्या करेंगे, जिस टाइप का रिटर्न, जिस टाइप की वैल्यू, वट एवर काइंड ऑफ वैल्यू दैट वी वांट टू रिटर्न, सेम टाइप ऑफ डेटा विल बी स्पेसिफाइड एट द इन द टाइप ऑफ द फंक्शन, ओके। ये जैसे टाइप ऑफ फंक्शन है ना, इंट, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये रिटर्न टाइप है। पब्लिक तो आप भूल ही जाओ, इसको हमेशा ही लिखना। और ये फंक्शन का नाम क्या है, इज प्राइम। ये इज प्राइम फंक्शन क्या, जैसे इस फंक्शन में डिफाइन ए फंक्शन इज प्राइम, तो फंक्शन का नाम क्या है, इज प्राइम, विच टेक्स एन इंटीजर पैरामीटर n, तो इंट n, एंड रिटर्न्स 1 for prime number and 0 for otherwise, which takes a parameter n and returns 1 for prime number and 0। मतलब अगर ये नंबर n अगर प्राइम है तो हम 1 रिटर्न करेंगे, नहीं तो 0 रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो अब बिल्कुल वही प्रोसीजर प्राइम के लिए जो हम लिखते थे, फॉर 1 to n mod I 0, तो काउंट हमने कर लिया। अगर काउंट 2 है तो हमने क्या लिखा, इफ काउंट इज इक्वल टू 2 रिटर्न 1, इफ काउंट अगर 2 या 2 से बराबर 2 के इक्वल नहीं है तो रिटर्न 0। तो ये रिटर्न कहाँ देगा, जहाँ से हम, अब जैसे देखिए बिल्कुल जैसे कैलकुलेट फंक्शन में भी हमने क्या किया था, अब इस फंक्शन को यूज करना पड़ेगा, वहाँ ये वैल्यू देगा। ऐसे नहीं है कि आप उसको कॉल नहीं करोगे और इसका कोई एग्जिस्टेंस होगा। तो हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि एक प्रोग्राम में एक छोटा सा लॉजिक लिखना था, जहाँ पे कि हमें एक नंबर चेक करना था कि ये नंबर, दिस नंबर इज प्राइम और नॉट। अब इसको मैं चेंज करूंगा, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं। क्लास का नाम क्या था, सैंपल2, ओबी, कोई भी नाम दे सकते हैं, सैंपल2। हमें क्या करना है, एक नंबर चेक करना है वेदर इट इज प्राइम और नॉट। तो हमने एक नंबर x इनपुट करा लिया और यहाँ पे कॉल किया ओपी डॉट इज प्राइम x। तो देखिए एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर के नाम सेम हो तो भी ठीक है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि एक्चुअल की वैल्यू फॉर्मल में जाके कॉपी हो जाती है।
तो ओबी डॉट इज प्राइम, अब x जो हमने लिखा तो ये x कहाँ पे आके कॉपी हुआ, यहाँ पे, यहाँ के n में आके कॉपी हो गया। तो मान लीजिए इंटीजर यूजर ने क्या दिया था 5, तो यहाँ पे x जब, मतलब आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन लिखी है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, दीज सच नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है, इतनी लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे जो लाइन कोड लिखते हैं, अगर मान लीजिए 4-5 नंबर अलग अलग चेक करने होते हैं तो 4-5 टाइम्स कॉपी करना पड़ता है, और तो कोड की क्या होती है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। इस केस में हमने क्या किया, कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कर दी और एक ही बार कॉल कर दिया, तो क्या हुआ, एक एक लाइन से कॉलिंग स्टेटमेंट आ रही, तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियसली रिड्यूस हो गई। अभी बहुत सिंपल प्रोग्राम आप देख रहे हो तो आप समझ रहे होगे कि इसको लिखने की क्या जरूरत है, वी कैन यूज डायरेक्टली, बट रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल में आपको फंक्शन बहुत यूज होंगे और आपको पता होना चाहिए हाउ, इससे जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होंगे वो बहुत मिनिमम कोड से आप एग्जीक्यूट करोगे। अदरवाइज क्या करोगे, आप बार बार उस कोड को कॉपी पेस्ट इधर उधर अलग अलग जगहों पे लिखते रहोगे, कई ऐसे प्रोग्राम्स आते हैं। ठीक, फिलहाल इसको आगे देखते हैं। हमने मान लिया 5 दिया, तो ये जो 5 था x के थ्रू होते हुए n में आ गया, तो अब यहाँ पे वैसे ही n को चेक हुआ, अगर काउंट 2 हुआ तो इसने क्या भेजा 1, कहाँ भेजेगा, ये यहाँ से होता हुआ कहाँ जाएगा, x में। अगर वो 1 नहीं हुआ तो यहाँ से होता हुआ कहाँ जाएगा, वो भी x में ही जाएगा, z में, सॉरी। अब z में एक वैल्यू आई है, या तो वो 0 है या 1। अगर 0 आई है तो प्रोग्राम 0 आई है तो नंबर प्राइम नहीं होगा, अगर 1 आई है तो नंबर प्राइम। अब यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग है, इजी डिबगिंग का क्या फायदा। मान लीजिए आपको 4 अलग अलग जगहों पे फंक्शन यूज किया, आपने एक लॉजिक यूज किया, प्रोग्राम लिखा प्राइम का, मान लीजिए एक बार लिखा, उसको कॉपी पेस्ट कर दिया 4 प्लेसेस पे। अब 4 प्लेसेस पे कॉपी करने से क्या हुआ आपका, मान लीजिए ये प्राइम है, ठीक है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, यहाँ कुछ लाइन का कोड है, आपने इसको कॉपी पेस्ट यहाँ किया, ठीक है। आपने जब प्रोग्राम रन किया x नंबर दिया, फिर y दिया, फिर z दिया। अब मान लीजिए आपका ये लॉजिक गलत लिख दिया था आपने, तो आप क्या करेंगे, प्रोग्राम में हर जगह जाके वहां पे वो लॉजिक सही करेंगे, यहाँ भी सही करेंगे, यहाँ भी सही करेंगे। तो ये क्या हो, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहा है। हो सकता है प्रोग्राम इतना बड़ा होता कि अलग अलग नीचे बहुत लाइन स्क्रॉल करने पर आपको ढूंढना पड़ता है कि वो लॉजिक फिर से कहाँ लिखा है। तो अगर आपने मेथड बनाया होता तो आपको क्या करना होता, अगर लाइन गलत होती तो एक बार सही कर देते, वो तीनों पे अप्लाई, जितनी बार भी यूज करेंगे उतने पे अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज द एडवांटेज, इजी डिबगिंग। इसमें कुछ भी नया नहीं है, जो अभी तक आप करते आ रहे थे उसको एक अलग प्लेस पे रख देंगे, उस अलग प्लेस पे जो भी स्टेट लिखा हुआ है उसको हम एक नेम के थ्रू उसको यूज कर लेते हैं। दिस इज ओनली फंक्शन। एडवांटेज यही है, कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कर रहा है। बड़े बड़े प्रोग्राम में कई जगह पे एक ही जैसा कोड बार बार यूज होता है, तो उस कोड को रिड्यूस करता है, रिडंडेंसी को कम करता है। अब एक छोटा सा प्रोग्राम, इसी फंक्शन को यूज करके मैं एक लूप लिखता हूँ यहाँ के बाद, ठीक है। इसको मैं थोड़ी देर इतनी लाइंस को इग्नोर करता है, ठीक है, और मैं बल्कि यहाँ तक की लाइन को इग्नोर कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि फंक्शन, अब जैसे हमें 1 से 10 सॉरी 5 से 50 तक जितने भी नंबर से प्राइम यूज करने हैं, चेक करना है, तो हमने इस आगे यहाँ से लाइन लिखा, फॉर assume the variable is already defined 5 to 50 I plus plus और z is equal to ob dot is prime, क्या वैल्यू दे I, if z is equal to 2 so prime, कौन सा नंबर चेक किया आपने, I, ठीक है। बस मैं अभी इसको इतना ही लिख रहा हूँ और आपका प्रोग्राम यहाँ पे एंड कर दे रहा हूँ। दिस इज द, थोड़ा सा कोड मॉडिफाई किया उसके बाद वाला, ठीक है। इसमें नंबर कुछ इनपुट नहीं हुआ, हम 5 से 50 तक को प्राइम चेक करना था, तो हमने क्या किया, ob डॉट इज प्राइम। अब i की वैल्यू अभी कितनी है, अभी i 5 है, तो ये 5 कहाँ गया, ये 5 आपका इधर होता हुआ n में गया। एक बार 5 गया तो ये वैल्यू z में कुछ लेके आया, ठीक है। अगर वो 2 लाया है तो नंबर प्राइम कौन सा, तो आउटपुट क्या आएगा, प्राइम 5। फिर 6 भेजा नेक्स्ट टाइम, यहाँ से 6, तो इस केस में कुछ आया 0 तो 2 नहीं मिला। 7 फिर आएगा प्राइम 9 10 नहीं आएगा, तो क्या आएगा 11 एंड सो ऑन। अब आप देख रहे हैं प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रिड्यूस हो गई, ठीक है। अब आप
नेक्स्ट लूप के अंदर लूप लिख देते हैं। अब उस लूप को आपने क्या कर दिया, एक अलग जगह पे लिख दिया। इतने लाइन का कोड जो यहाँ पे इन बिटवीन लिखते हैं वो वहाँ लिखा हुआ है, जिससे आपको क्या है कि छोटा सा अटेंशन रखना है कि वो वैल्यू क्या दे रहा। अगर वो 2 दे रहा तो प्राइम है, अदरवाइज नॉट प्राइम। आप रिटर्न टाइप कुछ भी ले सकते हो, बुलियन भी ले सकते हो, ठीक है। तो हमेशा ये देखना होता है आपको, जैसे इस प्रोग्राम में एक छोटा सा मैंने एग्जाम्पल भी लिखा हुआ प्रोटोटाइप लिखने के लिए। हम ऊपर चलते हैं थोड़ा, ये ठीक से समझ में आ गया होगा। एक बार थोड़ा सा इसको देख लीजिए, फिर से रिपीट करके अगर दिक्कत हो रही हो तो। अब जैसे इस प्रोग्राम में ये जो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर, राइट द प्रोटोटाइप which takes an integer as an argument returns a character। अब ऐसा कोई जरूरी कॉन्सेप्ट नहीं है कि जो इंटीजर लेगा वो इंटीजर ही देगा, जो कैरेक्टर लेगा कुछ भी हो सकता है। जैसे इस फंक्शन का प्रोटोटाइप यानी कि पब्लिक रिटर्न्स, कैसी वैल्यू दे रहा, कैरेक्टर। तो जो रिटर्न टाइप होगा वो हम यहाँ लिख देते हैं। क्या नाम है, फंक्शन नहीं दिया हुआ तो हम इसका फंक्शन राइट ए फंक्शन चेक नाम है। कितने आर्ग्यूमेंट ले रहे, टेक्स एन इंटीजर आर्ग्यूमेंट। तो ये इसका प्रोटोटाइप हो गया। दिस इज द ओवरऑल प्रोटोटाइप। आपको कुछ नहीं सोचना, वो इस लाइन को पढ़िए या फिर जैसे मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं। अब इस फंक्शन बूलियन, तो यानी ये फंक्शन किस टाइप की वैल्यू देगा, ट्रू या फॉल्स, ठीक। क्या नाम है इसका, इज परफेक्ट, और पैरामीटर कितना है, तो द फंक्शन टेक्स इंटीजर पैरामीटर एंड द नेम इज परफेक्ट एंड रिटर्निंग आइदर ट्रू और फॉल्स डिपेंडिंग ऑन द नंबर इज परफेक्ट और नॉट, ठीक है। बहुत इजीली है। जैसे एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसको आप देखिएगा, फंक्शन which takes 2 integer parameter and returns the greater amount between them, ठीक है। फंक्शन टेक्स 2 integer parameter, तो हम फंक्शन का नाम लिखते हैं, किस टाइप की वैल्यू दे रहा है, इंटीजर मैक्स। कितने पैरामीटर ले रहा है, 2 पैरामीटर, और पब्लिक आप लगाई दो हमेशा। सिंपल। आप ये देख लो ना कि किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अगर वो इंटीजर रिटर्न कर तो आप यहाँ इंटीजर लिखोगे, नाम क्या वो आपको मिलेगा, किस तरीके का पैरामीटर है, 2 इंटीजर। ऐसा भी हो सकता है कि एक छोटा सा फिर लिखते तो फंक्शन विच टेक्स 2 कैरेक्टर, char ch1 एंड char ch2 एंड फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, इंटीजर। मतलब ये जो कैरेक्टर है, मान लेते हैं अगर ये b है और ठीक है, तो ये हमने अभी यहाँ पे लिखा ना पब्लिक इंटीजर कंपेयर, जैसे ये इंटीजर chb और ये chc। अब ये अगर ये स्मॉल c है तो स्मॉल c की वैल्यू क्या होती है, 100, abc 99, सॉरी स्मॉल c की वैल्यू है 99, और ये कंपेयर क्या कर रहा है, दोनों लेटर के बिटवीन जो डिफरेंस है वो रिटर्न करेगा। तो इंटीजर c कैपिटल स्मॉल c की 97 है और b की कितनी वैल्यू होती है, 66। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, रिटर्न मैट डॉट abs क्या लिखेंगे, ch1 कॉमा माइनस ch2। तो ये ch1 माइनस ch2 लिखने का ऑब्जेक्टिव ये है क्योंकि जब ये इन दोनों कैरेक्टर कंपेयर होगा तो ये जो वैल्यू रिटर्न होगी इसके थ्रू, वो क्या वैल्यू रिटर्न होगी, वो इंटीजर वैल्यू रिटर्न होगी। क्योंकि कैरेक्टर टू कैरेक्टर में डिफरेंस अगर निकाल रहा है, अगर आप मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली वो न्यूमेरिक वैल्यू को ऑपरेट करेगा, कैरेक्टर नहीं ऑपरेट करेगा। और न्यूमेरिक वैल्यू को जो ऑपरेट करेगा तो हमने ये थोड़ा लॉजिक लगा दिया, ch1 टू ch2, उससे क्या जो दोनों का ASCII वैल्यू का डिफरेंस होगा 66 टू 99 भी होगा, तब भी -33 जब वो
एब्सोल्यूट लग के आएगा तो वो एक्चुअल वैल्यू ही देगा 33, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको रिटर्न टाइप फंक्शन समझ में आ गया होगा। हमेशा ध्यान दीजिए इस, चलिए मैं एक फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। अगला टॉपिक पॉइंट है न्यू सेक्शन में हमारे पास है मल्टीपल फंक्शंस। अगर हम एक प्रोग्राम में कई तरीके के फंक्शंस कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले ऑल द प्राइम पैलिंड्रोम नंबर। प्राइम पैलिंड्रोम का मतलब क्या हुआ, जो प्राइम भी हो और पैलिंड्रोम भी हो। जैसे 121 है, 111 है, ये प्राइम भी है पैलिंड्रोम भी है। बिटवीन, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, अगर हम इस प्रोग्राम को यहाँ लिख देते, एक मेन बनाते लूप के अंदर, वहीं प्राइम चेक करते और वहीं फिर उसको पैलिंड्रोम निकालते, तो दो प्रोसेस एक ही लूप के अंदर हमें लिखने पड़ते। तो क्या होता, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती, ठीक है। इस एरिया में कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती। हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया, क्लास तो हमारी वही रही, क्लास प्राइम पैलिंड्रोम बुलियन। एक फंक्शन इज पैलिंड्रोम, जो फंक्शन क्या कर रहा है, एक इंटीजर पैरामीटर कंटेन कर रहा है। ये आपको डिसाइड करना पड़ता है कि जब हम मेथड बना रहे हैं तो उसको हम कैसे अरेंज करें। ऐसा कुछ कई जगहों पे आपको मिल सकता है, लेकिन आपको अरेंजमेंट का, जहाँ एक प्रोसेस में दो पार्ट्स आ जाए तो आप इमीडिएट वहाँ फंक्शन यूज़ कर लो, जिससे क्या होगा, जो बाकी कॉम्प्लेक्सिटी को कहीं ना कहीं बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएगी। अब जैसे इस फंक्शन में हमने क्या किया, नंबर को पैलिंड्रोम चेक करना था, हमने एक बुलियन फंक्शन बनाया विच इज़ रिटर्निंग ट्रू इफ द गिवन नंबर इज पैलिंड्रोम, और ये रिटर्न पैलिंड्रोम रिवर्स कर दिया, ठीक है। अगर अब देखिए, हमने कॉपी में नंबर को स्टोर कर लिया था, अब अगर नंबर रिवर्स के बराबर है तो हमने क्या भेजा है, ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। और यहाँ प्राइम बिल्कुल वही फंक्शन है, दूसरा फंक्शन, अगर काउंट 2 है तो रिटर्न 1, एल्स रिटर्न 0। अब हम इस प्रोग्राम को कैसे देखेंगे, प्रोग्राम जो हमें एक्चुअल ऑब्जेक्टिव है ए बी सी, सबसे पहले हमने इस प्राइम पैलिंड्रोम का ऑब्जेक्ट बना लिया। क्यों, क्योंकि ये हमें मेथड्स कॉल करना है, ठीक है। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, अभी मैं डिटेल बताऊंगा ऑब्जेक्ट कब बनता है और कब कब ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, ठीक है, बाद में बताता हूँ। फिलहाल अभी आप माइंड सेटअप रखो कि वी विल डेफिनेटली क्रिएट द ऑब्जेक्ट। अब हमने दो नंबर ले लिया, स्टार्टिंग रेंज, एंडिंग, एंटर द नंबर, स्टार्टिंग रेंज और एंडिंग रेंज, ठीक है। पैलिंड्रोम नंबर्स आर, पैलिंड्रोम नंबर्स आर। अब लूप चलाया ए से लेके बी तक का, ठीक है। अब c इज इक्वल टू ओ बी डॉट इज प्राइम, तो ये i की वैल्यू कितनी है, मान लेते हैं 100 था, मान लेते हैं a को हमने 100 दिया और b को 200 दिया, तो यहाँ पे i की वैल्यू कितनी है 100, तो ये 100 कहाँ गया, इस प्राइम में आया, और यहाँ से इसका काउंट, इसमें काउंट c में आ गया, वो 1 या 0 भेजा होगा जितने भी काउंट हुए होंगे। दूसरा एल्स हमने बुलियन टाइप का बनाया, और यहाँ से i की वैल्यू 100 है, जिसका रिवर्स यहाँ से कैलकुलेट हो रहा है। तो अगर 100 का रिवर्स करेंगे तो 0 0 1 आएगा, यानी कि 1 ही बोलेंगे उसको। तो c में क्या आया आंसर, फॉल्स, और सॉरी एल्स में क्या आया फॉल्स, और c में क्या आया 0, क्योंकि वो प्राइम नहीं है। तो c 1 है, नहीं है, एल्स ट्रू है, नहीं है, नॉट प्राइम, नॉट प्राइम पर तो कोई डिस्प्ले नहीं होगा। फिर ये लूप घूम के कहाँ चला जाएगा, फिर ये घूम के यहाँ आ जाएगा। अब i की वैल्यू कितनी हो गई 101, हाँ 101 भी प्राइम होता है शायद, मे बी, हाँ 101 भी प्राइम होता है, 101 भी प्राइम होता है। तो अब c इज इक्वल टू इज प्राइम ओ बी, तो ये वाली वैल्यू c की फी में क्या वैल्यू हो गई 2, और फिर अगली वैल्यू उसी वैल्यू को हमने 101 को कहाँ भेजा, इसमें भी भेजा, ठीक है। तो ये 101 का रिवर्स क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। तो एंस यहाँ पे 2 आया और एंस में क्या आया ट्रू। c इक्वल टू सॉरी यहाँ पे 1 आ रहा है, सॉरी, तो c इज इक्वल टू 1 एंड एंस इज इक्वल टू ट्रू, यस, तो ये प्रिंट कर देगा 101। इसी तरीके से 102 नहीं होगा, 3 4 5 6 7 फिर 131। तो ये अब कॉम्प्लेक्स। अब आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, अगर आप फंक्शन नहीं यूज़ करते तो ये जो कोड है, ये जो लॉजिक है, इतना ये लॉजिक प्लस इतने लाइन का लॉजिक है ना, ये कितने मान लेते हैं 8 लाइन्स हुई और ये 10 लाइन है, तो यानी यहाँ पे आप 18 लाइन का कोड यहाँ पे लिखते हैं।
और 18 लाइन का कोड लिखते हो, फिर उसमें थोड़ा ओवरलैपिंग भी होती है कि प्राइम अलग लिखा हुआ है कि नहीं लिखा। अब कॉम्प्लेक्सिटी कैसे रिड्यूस हो गई, मान लीजिए आपके प्राइम में छोटा सा एरर आ गया, तो आप सीधे गए इसको करेक्ट कर दिया, प्रोग्राम चलने लगेगा। अब एडवांटेज फंक्शन का ये है कि वी कैन क्रिएट आवर ओन लाइब्रेरी ऑल्सो। यहाँ तो एक छोटे छोटे प्रोग्राम बना रहा है, बट द मेन पर्पस ऑफ फंक्शन इज टू क्रिएट। जब हम कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाता है तो उसमें अलग अलग मॉड्यूल्स बनाते हैं, जिससे क्या हो सके प्रोग्राम को ईजिली, पूरे प्रोग्राम को ईजिली मैनेज किया जा सके। ठीक है, तो एक प्रोग्राम में कई सारे फंक्शंस हो सकते हैं। अब यहाँ पे मेन फंक्शन ही सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है, लेकिन हम कई बार एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं। इसको हम इम्प्लीमेंट करूँगा। अब आते हैं कॉलिंग ऑफ मेथड, है ना। कॉलिंग, जब हम मेथड कॉल करते हैं तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है कॉल बाय वैल्यू, एक होता है कॉल बाय रेफरेंस। जब हम फंक्शन में प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पास करते हैं तो इट इज टर्म्ड एज कॉल बाय वैल्यू, और जब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप पास करते हैं तो इट इज कॉल्ड कॉल बाय रेफरेंस। तो प्रिमिटिव में क्या मतलब डिफरेंस होता है, जैसे ये ए है ये बी है, तो आपने यहाँ से एक फंक्शन है, इसको स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इन दिस मैकेनिज्म द कॉपी ऑफ द वैल्यूज गेट पास टू द कॉल्ड मेथड, thus the changes in the values are not reflected back to the calling code. If a method contains primitive data type as a parameter, primitive data type as a parameters are passed using values. अगर वो primitive data type as a parameter तो it is termed as passed using value. अब changes in the values are not reflected back to the calling method, मतलब ये जो parameters होता है जिनको हम फॉर्मल बोलते हैं, तो अगर हम फॉर्मल पे कोई चेंज करेंगे तो उसका इम्पैक्ट एक्चुअल पे नहीं आएगा। दिस इज द वर्किंग ऑफ कॉल बाय वैल्यू। जब हमको अभी तक हमने पिछले जितने ही फंक्शंस यूज़ किए वो सब के सब कॉल बाय वैल्यू थे, क्योंकि उसमें इंटीजर कैरेक्टर डबल फ्लोट पास किए थे। तो इस फंक्शन में हमने एक फंक्शन बनाया स्वैप, जिसके अंदर हम ए और बी जो हमने पैरामीटर्स थे उनकी वैल्यू को एक्सचेंज किया। ठीक है, हमने प्रोग्राम बनाया, इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स इज 5, वाई इज 7 सपोज हमने दिया। हमने अभी फंक्शन स्वैप कॉल नहीं किया तो आउटपुट क्या आएगा 5, 7। हमने बाद में मेथड स्वैप किया, तो ये जो स्वैपिंग करी है ये कैसे कॉल किया मेथड को, वैल्यू, क्योंकि हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप पास किया। तो जो चेंजेस इस ए जो एक्स वाई यहाँ से भेज के हमने ए बी में भेजा है उसको हम यहाँ चेंज करेंगे तो उसका इम्पैक्ट यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ वही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये कॉल बाय वैल्यू है। हाँ, अगर आप ए बी को यहाँ प्रिंट करोगे तो आपको 7, 5 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इस मॉड्यूल में चेंज है। लेकिन कॉल बाय वैल्यू में चेंजेस मेड टू द फॉर्मल पैरामीटर्स these are the formal parameters are not reflected to the actual parameters। वो वहीं का वहीं रहेगा, इधर नहीं और कहीं नहीं जाएगा उसके अलावा। तो इसलिए ये कई बार पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय चेंजेस मेड टू द फॉर्मल पैरामीटर्स will not reflect to the actual parameter. This is the call by value. Primitive data type में हमेशा होगा। ठीक है, एक इसको देख लेते हैं, 2 मिनट ध्यान दे दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये मेथड जो हमारा यूजिंग वैल्यू पास हुआ है, क्योंकि हमने प्रिमिटिव एक्स और वाई इंटीजर डेटा टाइप नॉर्मल प्रिमिटिव यानी बिल्ट इन डेटा टाइप पास किया। जब हम कोई रेफरेंस डेटा टाइप पास करेंगे तो जो चेंजेस एक्चुअल में होंगे उसका इम्पैक्ट, जो चेंजेस फॉर्मल में होगा उसका इम्पैक्ट एक्चुअल पे भी आ जाएगा। अब आते हैं कॉल बाय रेफरेंस। व्हेन अ मेथड इज कॉल्ड विद अ रेफरेंस डेटा टाइप, ठीक है, रेफरेंस यानी कि कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है या एरे हो सकता है, लेकिन स्ट्रिंग में कोई चेंजेस नहीं करेगा। व्हेन अ मेथड इज कॉल्ड विद द रेफरेंस डेटा टाइप एज अ पैरामीटर इज टर्म्ड एज कॉल बाय रेफरेंस। इन कॉल बाय रेफरेंस चेंजेस मेड ऑन फॉर्मल पैरामीटर्स आर रिफ्लेक्टेड टू द एक्चुअल पैरामीटर्स। अब ये जैसे ए बी को हमने चेंज किया, अगर ए बी का चेंज नीचे एक्स वाई पे आ जाए तो वो कॉल बाय रेफरेंस हो जाएगा। अगर चेंज नहीं आ पाता है तो वो कॉल बाय वैल्यू। वो कब नहीं आएगा, जब वो प्रिमिटिव डेटा टाइप एज ए पैरामीटर हम भेजते हैं। और अगर हम कोई रेफरेंस डेटा टाइप भेजे या ऐसे एरे हुआ, क्लास ऑब्जेक्ट हो गया, तो वो चेंजेस ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। बहुत सिंपल डिफरेंस है। चेंजेस मेड ऑन फॉर्म, अब यहाँ पे देखिए हमने एरे का नाम ए रखा है और यहाँ पे भी ए है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये मैं थोड़ी देर के लिए इसको सही कर दे रहा हूँ।
इसको मैं बी कर देता हूँ, फिर आप देखिएगा आपका जो ठीक। अब इस मेथड में हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो बी है हमारा रेफरेंस डेटा टाइप है, क्योंकि ये एरे है, ठीक। और यहाँ पे हमने एक एरे बनाया जिसमें कुछ एलिमेंट्स दे दिए 2 3 4 5 और एक 6, इसका नाम ए है, ठीक है। हमने कॉल बाय रेफरेंस क्लास का नाम भी दे रखा है, कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफ इज ओ बी इज इक्वल टू न्यू कॉल बाय रेफ, कॉल किया। देखिए सिस्टम एलिमेंट्स ऑफ द एरे बिफोर कॉलिंग द मेथड चेंज, जब हमने मेथड कॉल नहीं किया था तो आउटपुट कितना आ रहा है, ठीक है, तब आउटपुट कितना आ रहा है 2 3 4 5 6। फिर हमने ओबी डॉट चेंज ए किया तो ये यहाँ से वैल्यू रेफरेंस किस में गया, बी में, और बी ने क्या किया, ए की वैल्यू 2 2 से बढ़ा दी, सॉरी 4 5 6 7 और 8, क्योंकि हमने क्या किया बी ऑफ आई इज इक्वल टू बी। अब ये रेफरेंस में क्या होता है, दोनों का नाम सेम होना कंपल्सन नहीं है, चेंजेस मेड। अब इसमें क्या हुआ, हमने बी में जो चेंजेस किए उसका रिफ्लेक्ट आउटपुट में आ गया। तो ये एरे का कॉन्सेप्ट होता है। किसी भी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में कोई चेंजेस जब हम पैरामीटर्स में कर देते हैं, सॉरी फॉर्मल पैरामीटर में, तो उसका रिफ्लेक्शन एक्चुअल पैरामीटर में भी आता है, और उस समय हम इसको बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस। ये किस किस केस में होगा, जब आप एरे पास करोगे, या सीधे शब्दों में बोले तो व्हेन यू पास नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप एज ए पैरामीटर इन द फंक्शन, तो चेंजेस मेड टू द फॉर्मल विल रिफ्लेक्टेड ऑन एक्चुअल पैरामीटर्स। वहाँ बी में चेंज किया, एक्चुअल पे उसका रिफ्लेक्शन आ गया, दिस इज द कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आता है इसी कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस के बिटवीन, उसमें आता है प्योर मेथड, ठीक है। एक होता है प्योर मेथड। प्योर मेथड कौन से होते हैं, जैसे देखिए, जैसे ये जो पैरामीटर होता है, व्हेन द स्टेट ऑफ पैरामीटर्स रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है, रिमेन अनचेंज्ड, इट इज टर्म्ड एज प्योर मेथड। एंड व्हेन द पैरामीटर्स व्हेन द फॉर्मल पैरामीटर्स आर मॉडिफाइड इन द फंक्शंस, जैसे देखिए बी की वैल्यू, बी में कुछ पैरामीटर था, हमने बी के वैल्यूज में कुछ चेंजेस किए, तो अब ये मेथड क्या हो जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा, प्योर नहीं रहेगा। तो मेथड व्हेन द values of the formal parameters are modified, the method becomes impure, and when they are not modified, the method remains method is termed as pure method. So it's pure or impure. If the parameters of the functions are modified, it becomes impure. If the parameters of the functions are not modified, it will be termed as pure method. So this is the overall concepts of function. मैं इसके डिस्क्रिप्शन में कुछ क्वेश्चंस ऐड कर दूंगा, कुछ प्रोटोटाइप वगैरह के, उसको आप देखना और फिर उसको ट्राई करना, ठीक है। मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। मैंने ऑलरेडी जो प्रोग्राम आपको समझाने थे वो लिख रखा है, यहाँ देखिए प्राइम पैलिंड्रोम। तो प्राइम पैलिंड्रोम जैसे पूरा क्लियर एज इट इज़, ठीक है, कुछ नया नहीं इसमें, जो मैंने वहाँ लिखा है यही यहाँ पे भी लिखा है। मैंने ये एक फंक्शन बना रखा है ना, पब्लिक, जो कि एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है। दूसरा फंक्शन हमने बना रखा है नीचे, ठीक है। अब मेन फंक्शन ही मेन है, जहाँ से सारा कॉलिंग होता है ना, मेन कॉल करते हैं।
ठीक है, अब एंटर द नंबर 100 and 200. Prime palindrome 101. सॉरी 111 प्राइम पैलिंड्रोम नहीं होगा, 121 भी नहीं होगा क्योंकि 1 से भी डिविजिबल है, 21 से भी डिविजिबल। यस, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग करेक्ट कर लेते हैं। क्या था इस मेथड का, वन नोट। तो प्राइम पैलिंड्रोम नंबर्स हमारे आएंगे, सॉरी ठीक है, इसमें जो नंबर आएंगे ये दो नंबर्स नहीं आएंगे, और भी कोई शायद नहीं आया होगा, 181 भी शायद नहीं आएगा, चेक कर लेता है। 131, 41 भी नहीं आया, ठीक है। नॉट प्राइम, नहीं होगा। अब लॉजिक लिखा हुआ प्राइम का तो सब प्राइम वर्क कर, ठीक। तो ये तरीका था। चलिए एरर भी मिल गई। 111, हाँ 11 से डिविजिबल है, 121 11 से, 111 भी डिविजिबल है, ठीक है। चेक करेंगे, फिलहाल आप भी चेक कर सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं हो सकता, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, ठीक। चलिए, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इसको कॉल करने के लिए ये प्रोग्राम तो हमारा हो गया था। इसके बाद हमारे कॉल बाय रेफरेंस, आपको इम्पैक्ट देखना होगा कि वैसे एक्चुअली इट इज़ वर्किंग और नॉट। तो यहाँ पे इसका नाम हम बी कर देते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका नाम सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। देखिए, एलिमेंट्स ऑफ द एरे बिफोर चेंजिंग, बिफोर कॉलिंग द चेंज में 2 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8। तो ये कॉल बाय रेफरेंस है। अभी कॉल बाय वैल्यू में क्या होगा, हाँ कॉल बाय वैल्यू का भी हम लोग आउटपुट देख लें। यहाँ पे स्वैप ए भी, ठीक है। अब हम इससे वैल्यूज़ देंगे, ठीक है। सेम कोड है बिल्कुल वही, आप उसको फिर से रिव्यू कर लो, कुछ भी नया इसमें चेंज नहीं, ठीक है। हमने इसे एक वैल्यू दी 3, पहली वैल्यू ए, दूसरी वैल्यू 5 थी, तो x हमारा 3 गया, y हमारा 5 गया। तो वैल्यूज़ बिफोर स्वैपिंग देखिए, x इज़ 3, y इज़ 5। वैल्यूज़ आफ्टर स्वैपिंग, x इज़ 3, y इज़ 5। जबकि हमने डिस्प्ले क्या करके रखा हुआ इसमें, जबकि डिस्प्ले आपने देखिए यहाँ पे x की वैल्यू आपने 3 दी, ठीक है, ठीक। आपने x की वैल्यू कितनी दी है, 3 दी, और y की वैल्यू आपने 5 दी। वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग 3 5, ठीक। उसके बाद आपने क्या किया, मेथड को कॉल किया, मेथड कॉल किया, और उसका क्या लिखा हुआ, वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग, x इज x एंड y इज, इस समय x और y की वैल्यू किस में आई, a और b में आ गई, और जो रिजल्ट आया वो हमारा फिर से वही है, x इज y। यानी जो हमने फॉर्म एक्चुअल में चेंज किया, सॉरी फॉर्मल में, उसका कोई इम्पैक्ट एक्चुअल पे नहीं आया, ठीक है। दिस इज द वर्किंग ऑफ कॉल बाय वैल्यू। होप है कि आपको फंक्शन समझ में आ गया होगा। काफ़ी लेंदी वीडियो था, इसको 2 पार्ट में, होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी लेंदी वीडियो था, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से सुनेंगे और जो प्रोग्राम्स लिखे हों उनको थोड़ा एग्जीक्यूट करेंगे ऑन योर कंप्यूटर, तो इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय बाय। और अगर ये वीडियो आपको समझ में आता है और लाइक कर, मतलब समझ आता है, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमें पता चले कि हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्चुअली listening the content and
implementing also. Thank you.